नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए केंद्र सरकार के विभागों में खरीद प्रक्रिया जो जरूरी है प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल की भर्ती के लिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल इन ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस, एनसीटी कंडक्टेड बाय यूपीएससी, तो इस वीडियो में है परचेज प्रोसीजर इन सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स पार्ट 3। इससे पहले दो पार्ट हम प्रोक्योरमेंट प्रोसेस का कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, इनिशियल इंफॉर्मेशन पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में दी गई है। आज की वीडियो को डिटेल में पढ़ेंगे प्रोक्योरमेंट प्रोसेस पार्ट 3 को। तो आज के वीडियो में हम करेंगे पार्ट थर्ड। सबसे पहले शुरू करेंगे सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। क्या होता है सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट? सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कंप्राइजेज द फॉलोइंग फंक्शंस। फर्स्ट वन, ensuring compliance of suppliers to the Code of Integrity for Public Procurement and Integrity Pact CIPP if stipulated in bid documents। मतलब सबसे पहले हमें कोड ऑफ इंटीग्रिटी है उसका पालन करना है और साथ में ही इंटीग्रिटी पैक्ट है उस पर भी चर्चा करनी है, इसको भी ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ न्यू सोर्सेज एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ सप्लायर्स। सोर्स पता करना है और साथ में ही रजिस्ट्रेशन करना है जो एलिजिबल सप्लायर्स है उनका। और तीसरा पॉइंट है यहाँ पर हॉलीडे लिस्टिंग। हॉलीडे लिस्टिंग है वो भी बहुत जरूरी है। इसमें क्या आएगा? रिमूवल फ्रॉम द लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड सप्लायर्स एंड बैनिंग डिबारमेंट ऑफ फर्म्स। अगर रजिस्टर्ड सप्लायर हैं या प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में शामिल होने वाले वेंडर्स हैं, वो अगर कोड ऑफ इंटीग्रिटी है या इंटीग्रिटी पैक्ट या जो टेंडर की शर्तें हैं उनको नहीं मानते हैं तो उनको हॉलीडे लिस्टिंग में डाल देंगे। कुछ समय के लिए प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है उससे सस्पेंड कर देंगे या रजिस्टर्ड लिस्ट से उनको अलग कर देंगे या कंप्लीट बैन कर देंगे। तो सारी डिटेल हम पढ़ेंगे। शुरू करेंगे। कोड ऑफ इंटीग्रिटी फॉर पब्लिक प्रोक्योरमेंट मींस फर्स्ट पॉइंट है सीआईपीपी। पब्लिक प्रोक्योरमेंट इज परसीव्ड टू बी प्रोन टू करप्शन एंड एथिकल रिस्क। टू मिटिगेट दिस all procuring officials may be asked to sign declaration to this effect periodically. The bidder supplier should be asked to sign a declaration about abiding by a code of integrity for public procurement in registration applications and in bid documents, with a warning that if breaks CIPP they will liable to be removed from the list of registered suppliers. Also cancellation of contract, banning and blacklisting। मतलब क्या है कि जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट है वहां पर बहुत ज़्यादा चांसेज हैं करप्शन के, एथिकल रिस्क के। तो इसको दूर करने के लिए सीआईपीपी में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो प्रोक्योरिंग ऑफिशियल है, खरीद प्रक्रिया में शामिल अधिकारी है, उनसे एक अंडरटेकिंग लेंगे, डिक्लेरेशन लेंगे कि वो कोड ऑफ इंटीग्रिटी और इंटीग्रिटी पैक्ट का पालन करेंगे। साथ में ही बिडर और सप्लायर है उनसे भी हम डिक्लेरेशन साइन करवा करके लेंगे जिससे कि सीआईपीपी का पूर्ण रूप से पालन किया जा सके। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो क्या करेंगे? हम उनको रजिस्टर्ड लिस्ट से रिमूव कर देंगे या उनका कॉन्टैक्ट है वो कैंसिल कर देंगे, बैन भी किए जा सकते हैं, ब्लैक लिस्ट किए जा सकते हैं। ये सारी कार्रवाई है वो होगी। सीआईपीपी में कौन कौन सी चीजें हैं, किन कंडीशंस में ये माना जाएगा कि सीआईपीपी का पालन नहीं किया गया है और प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है वो रोक दी जाएगी या जिम्मेदार ठहराए जाएंगे या तो खरीद अधिकारी या जो वेंडर्स हैं, सप्लायर्स हैं। तो क्या पॉइंट हैं देखते हैं।
दे शुड नॉट इंडल्ज इन द फॉलोइंग प्रोहिबिटेड प्रैक्टिसेस। जो भी ऑफिशियल्स हैं या सप्लायर्स हैं वो इन सब एक्टिविटीज में शामिल नहीं होने चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है करप्शन प्रैक्टिस, कोई भी भ्रष्टाचार में शामिल नहीं होंगे। दूसरा है फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस। तीसरा एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस। प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में हमने पहले और दूसरे पार्ट में पढ़ा कि ओपन कंपटीशन होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव फीलिंग होनी चाहिए। अगर कंपटीशन नहीं होगा तो पब्लिक प्रोक्योरमेंट है वो अच्छा नहीं हो सकता, वहां पर गवर्नमेंट है उसको लॉस हो सकते हैं। चौथा पॉइंट है कोर्सिव प्रैक्टिस। पांचवा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। छठा है ऑब्स्ट्रक्टिव प्रैक्टिसेस। तो ये सारे पॉइंट है वो कोड ऑफ इंटीग्रिटी है उसमें शामिल किए गए हैं और बैन किया गया प्रोहिबिटेड प्रैक्टिसेस में शामिल किए गए हैं। ऑब्लिगेशंस फॉर प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर। प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर में क्या चीजें शामिल की गई हैं कि पूर्व में ही पहले ही डिक्लेरेशन डिस्क्लोज कर देने हैं, घोषणा कर देनी है। कौन कौन सी चीजों की? procuring authority as well as bidders, suppliers, contractor and consultants are proactively declare any conflict of interest. Failure to do so would amount to violation of this code of integrity. मतलब पहले ही अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, कोई विवाद हो रहा है तो उसको बता देना चाहिए, डिक्लेयर कर देना चाहिए, डिस्क्लोज कर देना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि ये वायलेशन ऑफ CIPP होगा। दूसरा पॉइंट है ड्यूरिंग द लास्ट 3 years और ऑफ बीइंग डिबार्ड बाय एनी अदर प्रोक्योरिंग एंटिटी, फेलियर टू डू सो वुड अमाउंट टू वायलेशन ऑफ दिस कोड ऑफ इंटीग्रिटी। मतलब बिडर को ये डिक्लेयर करना होगा कि पिछले 3 सालों में उस पर किसी तरीके का कोई आरोप नहीं लगा है दूसरे डिपार्टमेंट के साथ में डीलिंग होने पर, या उसको कहीं दूसरी जगह पर प्रतिबंधित नहीं किया गया है, ये बात उसको बता देनी होगी। तीसरा पॉइंट है टू एनकरेज वॉलेंट्री डिस्क्लोजर्स, सच डिक्लेरेशंस would not mean automatic disqualification for the bidder making such declarations. The declared conflict of interest may be evaluated and mitigation steps, if possible, may be taken by the procuring entity. मतलब वॉलेंट्री डिस्क्लोजर है, अगर सबमिट नहीं किया है सप्लायर ने तो यहाँ पर ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होता, और प्रोक्यूरिंग एंटिटी है उसको वॉलेंट्री डिस्क्लोजर या प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर है उसके लिए कह सकती है। और अगर वो प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर सबमिट कर देते हैं तो वो प्रोक्यूरिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर CIPP को नहीं मानते हैं तो कौन कौन से दंडात्मक प्रोविजन बनाए गए हैं पब्लिक प्रोक्योरमेंट में? एज पर पैनल प्रोविजंस फॉर वायलेशन ऑफ दिस कोड ऑफ इंटीग्रिटी द प्रोक्यूरिंग एंटिटी में take appropriate measures as following. First one, if his bids are under consideration in any procurement, मतलब पुनिटिव प्रोविजन किसके लिए है? अगर प्रोक्योरमेंट प्रोसेस के लिए बिड है वो कंसीडरेशन में है, विचार किया जा रहा है, तो पहला पॉइंट है इफ हिज बिड्स आर अंडर कंसिडरेशन इन एनी प्रोक्योरमेंट। फर्स्ट वन, A, forfeiture or encashment of bid security. B, calling of any pre-contract negotiations. And C, rejection and exclusion of the bidder from the procurement process. बिडिंग प्रोसेस में शामिल है बिडर तो CIPP का पालन नहीं करने पर उसके जो बिड सिक्योरिटी है उसको वापस नहीं दिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा। दूसरा पॉइंट यहां पर बताया है कि उसको बुलाया जाएगा प्री कॉन्ट्रैक्ट को नेगोशिएशन के लिए। तीसरा, CIPP का पालन नहीं करने की वजह से उसके बिड प्रोसेस है, बिडिंग है, उससे रिजेक्ट कर दिया जाएगा या उसको प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है उससे अलग कर दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट है
इफ ए कॉन्ट्रैक्ट हैज ऑलरेडी बीन अवार्डेड, ऑलरेडी अवार्ड हो चुका है, निविदा उसको फाइनल कर दी गई है, तो क्या पुनिटिव प्रोविजन है? पहला पॉइंट ए, कैंसिलेशन ऑफ द रेलेवेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिकवरी ऑफ कंपनसेशन फॉर एनी लॉस। बी, forfeiture or encashment of any other security or bond। सी है रिकवरी ऑफ पेमेंट इंक्लूडिंग एडवांस पेमेंट इफ एनी। बिड फाइनल हो गई है, कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हो गया तो उसका कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया जाएगा, और कोई लॉस हुआ है वो रिकवर कर दिया जाएगा। साथ में ही उसके सिक्योरिटी है या बॉन्ड है उसको जब्त कर लिया जाएगा, और उसके पेमेंट के लिए कहा जाएगा अगर फाइनल हो गया है तो। तीसरा पॉइंट पुनिटिव प्रोविजन में है, प्रोविजन इन एडिशन टू अबव, रिमूवल फ्रॉम द लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड सप्लायर्स एंड बैनिंग डिबार्टमेंट ऑफ द बिडर फ्रॉम पार्टिसिपेशन इन फ्यूचर प्रोक्योरमेंट नॉट लेस देन 1 ईयर। मतलब क्या है कि उसको रजिस्टर्ड लिस्ट से अलग कर दिया जाएगा, बैन कर दिया जाएगा, और कम से कम 1 साल का प्रतिबंध उस पर लगाया जाएगा। दूसरा पॉइंट है बी, इन केस ऑफ एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस इंफॉर्मेशन विल बी फॉरवर्डेड बाय द जॉइंट सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर विद द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को ये बात है वो सूचित की जाएगी। सी पॉइंट है इनिशिएशन ऑफ सुटेबल डिसिप्लिनरी और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट एनी इंडिविजुअल और स्टाफ फाउंड रेस्पॉन्सिबल। अगर सरकारी कर्मचारी है तो उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन होंगे, और बिडर हैं, प्राइवेट सप्लायर्स हैं तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं वो शुरू की जाएंगी अगर CIPP का पालन नहीं किया गया तो। इंटीग्रिटी पैक्ट IP, the pre-bid integrity pact is a tool to help government, businesses and civil society to fight corruption in public contracting. It binds both buyer and sellers to ethical conduct and transparency in all activities from pre-selection of bidders, bidding and contracting, implementation, completion and operation related to the contract। इंटीग्रिटी पैक्ट है वो जरूरी होता है क्योंकि ये करप्शन के खिलाफ एक टूल के रूप में काम आता है अगर हम सरकारी खरीद कर रहे हैं, और ये लागू होते हैं बायर और सेलर दोनों पर। और अगर कहीं पर कोई इंटीग्रिटी पैक्ट में कमी मिलती है तो वो प्री सिलेक्शन प्रोसेस में, प्री सिलेक्शन स्टेज में ही उनको रोक दिया जाता है, प्रतिबंधित कर दिया जाता है। दूसरा पॉइंट है टू इनकॉर्पोरेट इंटीग्रिटी पैक्ट बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट शुड फॉलो थ्रेशोल्ड वैल्यू एज 80 to 90% ऑफ द प्रोक्योरमेंट एक्सपेंडिचर। मतलब जितनी भी खरीद कर रहे हैं उसमें IP को 80 से 90% तक शामिल किया जाएगा, ध्यान रखा जाएगा। द इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ द पैक्ट इंक्लूड first one, promise on the part of the procuring entity to treat all bidders with equity and not to seek or accept any benefit which is not legally available। मतलब जो खरीद अधिकारी है, पार्टी है, उसको ये प्रॉमिस करना पड़ेगा, ये आश्वासन देना पड़ेगा कि सभी बिडर को समान रूप से देखा जा रहा है, ट्रीट किया जा रहा है, और किसी प्रकार का बेनिफिट नहीं लिया जा रहा जो कि इलीगल होगा। सेकंड पॉइंट है प्रॉमिस ऑन द पार्ट ऑफ बिडर्स नॉट टू ऑफर एनी बेनिफिट टू द एम्प्लॉइज ऑफ द प्रोक्योरिंग एंटिटी। बिडर या पार्टी है उसको भी आश्वासन देना पड़ेगा कि हमने किसी भी अधिकारी को, प्रोक्योरिंग एंटिटी को कोई फायदा नहीं दिया है या ऑफर नहीं कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट है प्रॉमिस ऑन द पार्ट ऑफ बिडर्स नॉट टू एंटर इनटू एनी अनडिस्क्लोज्ड
agreement or understanding with other bidders with respect to prices, specification, certifications, subsidiary contract, etc. ये भी आश्वासन देना होगा कि हम किसी दूसरे पार्टी के साथ में कोई एग्रीमेंट नहीं कर रहे हैं, दूसरे बिडर के साथ में कोई प्राइसेस के बारे में या स्पेसिफिकेशंस के बारे में, सर्टिफिकेशंस के बारे में कोई हम बात नहीं कर रहे हैं, हम इंडिपेंडेंटली यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। चौथा पॉइंट देखिए, undertaking by the bidders that they have not and will not sell the same material equipment at prices lower than the bid price। जो अभी बिड डॉक्यूमेंट में बिड प्राइस बताई गई है उनसे कम कहीं पर कोई माल है वो सप्लाई नहीं कर रहे, ये अंडरटेकिंग देनी होगी। और पांचवा पॉइंट है, फॉरेन बिडर्स टू डिस्क्लोज द नेम एंड एड्रेस ऑफ एजेंट्स and representatives in India and Indian bidders to disclose their foreign principals or associates। फॉरेन बिडर है या इंडियन बिडर है उनको अपने एजेंट या रिप्रेजेंटेटिव है उनके बारे में उनके नाम भी बताने पड़ेंगे। साथ में ही नेक्स्ट पॉइंट है 6, bidders to disclose the payment to be made by them to agent, brokers or any other intermediary। मतलब बिडर को ये बताना पड़ेगा कि एजेंट को हम कितना पेमेंट दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, ब्रोकर्स को या कोई भी इंटरमीडियरी रिप्रेजेंटेटिव है उसके लिए। नेक्स्ट पॉइंट 7, बिडर्स टू डिस्क्लोज एनी पास्ट ट्रांसग्रेशंस कमिटेड ओवर द स्पेसिफाइड पीरियड विद एनी अदर कंपनी इन इंडिया और अब्रॉड दैट में इनपिंज ऑन द एंटी करप्शन प्रिंसिपल। बिडर को ये घोषणा करनी पड़ेगी कि पिछले सालों में या पिछले ट्रांजैक्शंस में हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई आरोप नहीं लगा, करप्शन नहीं लगा, ना तो देश में ना विदेश में। और नेक्स्ट पॉइंट है 8, इंटीग्रिटी पैक्ट लेज डाउन द पुनिटिव एक्शन फॉर एनी वायलेशन। इंटीग्रिटी पैक्ट है वो सभी घोषणाएं करनी पड़ेंगी, अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी, और अगर इसका पालन नहीं किया जाता तो यहाँ पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। आईपी में नेक्स्ट पॉइंट है, इंटीग्रिटी पैक्ट आईपी वुड बी implemented through a panel of independent external monitors IEMS। मतलब एक्सटर्नल मॉनिटर्स हैं वो उनके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है कि वो जांच करें, परखें, देखें। तो IEME का मतलब क्या होता है, shall be appointed by the organization in consultation with Central Vigilance Commission CVC। Names and contact details of the independent external monitors should be listed in notice inviting tender। NIT government department shall prepare a panel of 3 eminent persons, retired judges of high or Supreme Courts, executive of private sector, age below 70 years for independent external monitors। The appointment of independent external monitors would be for an initial period 3 years and may be extended for 2 years। Total maximum period is 5 years। 3 लोगों का एक पैनल होगा जो इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल मॉनिटर के रूप में काम करेंगे। और ये कौन होंगे पैनल में शामिल, विख्यात सुप्रसिद्ध व्यक्ति होंगे जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज, रिटायर्ड जज हो सकते हैं, एमिनेंट पर्सनैलिटी होगी, प्राइवेट सेक्टर के एग्जीक्यूटिव भी हो सकते हैं, परंतु उनकी उम्र है वो 70 वर्ष से कम होनी चाहिए। शुरुआत में एक्सटर्नल मॉनिटर हैं वो 3 साल के लिए नियुक्त होंगे, परंतु 2 साल का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है और टोटल कार्यकाल है वो 5 वर्ष से ज्यादा नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट, इन टेंडर्स meeting the criteria of threshold value, nature of procurement, integrity pact clause and format should be included in the bid documents। Each page of such integrity pact pro forma would be duly signed by purchaser's competent signatory। If not accompanied by integrity pact duly signed by the bidder shall be considered to be
a non-responsive bid and shall be rejected straightway। मतलब जो इंटीग्रिटी पैक्ट का प्रोफार्मा है उस पर प्रोक्योरिंग एंटिटी और बिडर है उनके सिग्नेचर होने चाहिए। अगर बिडर सिग्नेचर नहीं करते हैं तो उनकी बिड को नॉन रिस्पॉन्सिव मानते हुए सीधे तरीके से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है रोल फंक्शंस ऑफ आईईएमएस। दे वुड प्रिव्यू इंडिपेंडेंटली एंड ऑब्जेक्टिवली whether and to what extent parties have complied with their obligations under the Integrity Pact. For this purpose, they would have access to all contract documents, books of accounts of the bidders. The IEMs will have the option to participate in meetings among the parties. Ideally, all IEMs of an organization should meet once every 2 months to make stock of ongoing tendering process. The IEMS would examine all complaints received by them and give their recommendation views to the designated officer of the procuring entity at the earliest. The monitors would also inform the procuring entity if they notice or have reason to believe a violation of the Integrity Pact. They may also send their report directly to the Central Vigilance Commission to ensure the desired transparency and objectivity in dealing with the complaints arising out of any tendering process. The matter should be examined by the full panel of IEMS. The recommendations of IEMS would be in the nature of advice and would not be legally binding. Their role is independent in nature, and the advice, once tendered, would not be subject to review। कहने का मतलब है कि मॉनिटर्स के पैनल का प्रत्येक 2 महीने में मीटिंग होगी। जो टेंडर प्रक्रिया इस दौरान जारी हुई है, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी जांच करेंगे और ये देखेंगे कि इंटीग्रिटी पैक्ट है उसका पालन किया गया या नहीं किया गया है। कोई शंका होने पर खरीद अधिकारी या सीबीसी को डायरेक्ट रिपोर्ट करेंगे, परंतु ध्यान रखने वाली बात है कि इनकी जो रिकमेंडेशन है वो लीगल बाइंडिंग नहीं रखती है और जरूरी नहीं है कि इनकी जो रिपोर्ट है उस पर फिर से विचार किया जाए, क्योंकि जो एक्सटर्नल मॉनिटर्स हैं वो एक सलाहकार की भूमिका निभाते हैं। वो मीटिंग में शामिल हो सकते हैं परंतु उनकी सलाह तक ही अधिकार सीमित है, वो कोई डिसीजन नहीं ले सकते। CIPP के बाद में नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ न्यू सोर्सेज एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ सप्लायर्स। To prepare a list of registered, capable, and competent suppliers, facilities, efficiencies, economy, and promotions of competition. This list may be used for a limited tender, local purchase, direct contract। मतलब रजिस्टर्ड सप्लायर की लिस्ट है वो सारी योग्यताएं देखते हुए और बनाई जाएगी जो कि पार्टिसिपेट कर सकते हैं लिमिटेड टेंडर में या लोकल परचेज में या डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेसिंग में। नेक्स्ट पॉइंट है द सेंट्रल परचेज ऑर्गेनाइजेशन DGS&D विल प्रिपेयर एंड मेंटेन आइटम वाइज लिस्ट ऑफ एलिजिबल एंड क्वालिफाइड सप्लायर्स नॉन एज रजिस्टर्ड सप्लायर्स। DGS&D है वो भी रजिस्टर्ड सप्लायर्स की लिस्ट रखती है। साथ में मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स में प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड सप्लायर्स फॉर देयर ओन लेवल। ऑल मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स में बी यूज्ड सच लिस्ट। मतलब जो खरीद प्रक्रिया बहुत ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा खरीदी करते हैं तो वो खुद का अपनी लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड सप्लायर तैयार करते हैं और दूसरे डिपार्टमेंट है इसी लिस्ट को या तो DGS&D की लिस्ट को लेंगे या जो खरीद प्रक्रिया ज़्यादा कर रहे हैं उनसे भी रजिस्टर्ड सप्लायर की लिस्ट लेकर के अपना प्रोक्योरमेंट कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है रजिस्टर्ड सप्लायर्स आर ऑर्डिनरीली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फर्निशिंग अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट बिड सिक्योरिटी।
बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि जो रजिस्टर्ड सप्लायर्स है उनको ईएमडी से मुक्त रखा जाएगा, साथ में बिड सिक्योरिटी मनी है वो भी देने की जरूरत नहीं होती है। सभी कंडीशंस में नहीं, परंतु जनरली ऐसा किया जाता है कि ईएमडी से उनको मुक्त रखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है न्यू सोर्सेज एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ सप्लायर्स के लिए कैटेगरीज फॉर रजिस्ट्रेशन। The administrative department shall register firms as suppliers in the following broad categories। कौन कौन सी कैटेगरी बताई गई है? सबसे पहली कैटेगरी है मैन्युफैक्चरर्स हु सप्लाई इंडिजीनियस आइटम्स, उत्पादक जो लोकल आइटम सप्लाई करते हैं, देश में बने हुए आइटम सप्लाई करते हैं, इसकी ये कैटेगरी है। सेकंड कैटेगरी है एजेंट्स डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ सच मैन्युफैक्चरर्स हु डिजायर टू मार्केट देयर प्रोडक्ट ओनली थ्रू देयर एजेंट्स। मतलब मैन्युफैक्चरर हैं वो अपने एजेंट के थ्रू या रजिस्टर्ड सप्लायर के थ्रू, डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू मार्केटिंग करना चाहते हैं तो दूसरी कैटेगरी इसमें आएगी। पहली में तो खुद ही बना रहे हैं और खुद ही बेच रहे हैं, दूसरे में एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा बेच रहे हैं, दूसरी कैटेगरी। तीसरी कैटेगरी है फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स विद और विदाउट देयर एक्रीडेटेड एजेंट इन इंडिया। फॉरेन उत्पादक हैं और एजेंट के थ्रू माल उत्पादन को बेच रहे हैं, तो ये तीसरी कैटेगरी हो गई। और चौथी कैटेगरी है स्टॉकिस्ट ऑफ इंपोर्टेड स्पेयर्स और अदर स्पेसिफाइड आइटम्स। मतलब वो स्टॉकिस्ट का काम कर रहे हैं, भंडारण का काम कर रहे हैं और वहां से फिर सप्लाई कर रहे हैं, चौथी कैटेगरी ये हो जाएगी। और पांचवी है सप्लायर्स of imported goods as are having regular agreement with foreign manufacturers। मतलब विदेशी उत्पादकों से सामान लेकर के एक एग्रीमेंट के तहत सामान खरीदते हैं और फिर इन देश के अंदर सप्लाई करते हैं, तो वो पांचवी कैटेगरी होगी। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर द फर्म शुड परचेज इट्स ओन इन हाउस टेस्टिंग फैसिलिटीज बट एमएससी यूनिट फर्म नीड नॉट हैव इट्स ओन टेस्टिंग फैसिलिटीज। यहां पर कैटेगरीज के साथ में ये कंडीशन ये लगाई गई है कि जो मैन्युफैक्चरर है उनकी खुद की एक जांच यूनिट होनी चाहिए, जो कि खरीदी के लिए कुछ स्टैंडर्ड बने हुए हैं, एनर्जी एफिशिएंसी स्टैंडर्ड है, नॉर्म्स बने हुए हैं, बीएस नॉर्म्स हैं, भारत है, भारत फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इस तरीके के नॉर्म्स हैं, उनका पालन कर रहे हैं, तो उसके लिए उनकी खुद की जांच यूनिट होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रेड्स मॉनिटरी लिमिट्स फॉर रजिस्ट्रेशन। मॉनिटरी लिमिट के आधार पर भी कैटेगरी ग्रेड बनाई गई है। वो कौन कौन सी है इसमें देखेंगे। द ग्रेडिंग शुड बी डन बाय कीपिंग इन व्यू द बैंकर्स रिपोर्ट, कैपेबिलिटी ऑफ द फर्म, द बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। मतलब ग्रेडिंग है वो किस आधार पर बनाई गई है, यहाँ पर बैंकर्स रिपोर्ट के आधार पर, उनकी क्षमता सक्षमता के आधार पर, पुरानी बैलेंस शीट के आधार पर, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट के आधार पर, ये सारी चीजें देख करके ग्रेड बनाई गई है। और लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड सप्लायर तैयार करने के लिए तीन कैटेगरी ग्रेड कौन कौन सी है। सबसे पहली ग्रेड है ए, ₹25 लाख एंड अबोव, ये रजिस्टर्ड सप्लायर की एक ग्रेड के सप्लायर होंगे। बी ग्रेड में कौन आएंगे, ग्रेड बी ₹5 लाख to 25 लाख। और सी ग्रेड में कौन आएंगे, ₹1 लाख एंड अप टू ₹5 लाख। 1 लाख से 5 लाख तक के जो सप्लायर है उनको सी कैटेगरी में रखा गया, सी ग्रेड में रखा गया है। द फर्म्स दैट आर रजिस्टर्ड फॉर supply of orders valued above ₹5 lakh should invariably be manufacturers or their authorized agents. Procuring entities shall register the manufacturers and not agents or middlemen. A sole selling agent, authorized agent could be considered for registration. कहने का मतलब है कि बी कैटेगरी से ग्रेड बी के जो रजिस्टर्ड सप्लायर है वो उनका अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए या ऑथोराइज रजिस्टर्ड
एजेंट के थ्रू वो पार्टिसिपेट करें, और साथ में ही मिडिल मैन या एजेंट है वो प्रोक्योरिंग एंटिटी है वो किसी को नियुक्त नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन। Registration of suppliers should be done ensuring transparency, fairness, equality, competition, and appeal rights. It should also be done by carefully assessing and verifying credentials, capability, quality control system, past performance, after sales services, facility, financial background, and so on of the suppliers, contractors, service providers. ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। और इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इलिजिबिलिटी। जो रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या इलिजिबिलिटी होंगी, सबसे पहला है एनी फर्म सिचुएटेड इन इंडिया और अब्रॉड विच इज इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग गुड्स, वर्क्स, सर्विसेज ऑफ स्पेसिफाइड कैटेगरीज ऑफ इंटरेस्ट शैल बी एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन। ये सारे शामिल होंगे। सेकंड, वेयर रजिस्ट्रेशन इज ग्रांटेड बेस्ड ऑन पार्टली outsourcing arrangements, agreements, it shall be the responsibility of the registered unit to keep such arrangement agreement renewable alive at all times। अगर आउटसोर्सिंग से कोई माल या सर्विस की सप्लाई कर रहा है तो वो आउटसोर्सिंग का रजिस्टर्ड सप्लायर है, वो एग्रीमेंट या अरेंजमेंट है वो हमेशा जीवित बना रहना चाहिए। वो टूट गया तो आउटसोर्सिंग के द्वारा जो सर्विस या माल मिल रहा था वो मिलना बंद हो जाएगा। तो उनको ये बात ध्यान रखनी है सप्लायर को। थर्ड पॉइंट है सप्लायर्स शुड पजेज वैलिड डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट डीएससी क्लास थर्ड। मतलब प्रत्येक सप्लायर के लिए जो रजिस्ट्रेशन में शामिल हो रहे हैं उनके पास में अपना खुद का क्लास थर्ड कैटेगरी का डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होना चाहिए। फोर्थ, फर्म अगेंस्ट whom punitive action has been taken shall not be eligible for re-registration during the currency of punitive action। अगर किसी फर्म के साथ में कोई दंडात्मक कार्रवाई दूसरी जगह से की गई है, दूसरे प्रोक्योरिंग एंटिटी के द्वारा की गई है, तो वो पब्लिक प्रोक्योरमेंट के लिए री रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल नहीं होगा जब तक कि वो सजा या दंड है वो खत्म नहीं हो जाता। नेक्स्ट है द एप्लीकेशन फॉर्म इन ऑल रेस्पेक्ट एंड अकम्पनीड विद द रिक्विजिट प्रोसेसिंग फी एंड प्रेस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स शैल बी सबमिटेड बाय द फर्म्स टू द रजिस्टरिंग अथॉरिटी। कंप्लीट फॉर्म होना चाहिए, फीस वगैरह सब कुछ जमा होनी चाहिए। 6 पॉइंट है इन केसेस वेयर द फर्म इज नॉट कंसिडर्ड कैपेबल एंड रजिस्ट्रेशन कैन नॉट बी ग्रांटेड द कंसर्न्ड अथॉरिटी shall communicate the deficiencies and shortcomings direct to the firm under intimation to the appellate authority। मतलब कहीं पर कोई कमी रह जाती है और उसको रजिस्ट्रेशन शामिल नहीं किया जाता, रजिस्टर्ड लिस्ट में नहीं रखा जाता है, तो कोई भी डेफिशिएंसी या शॉर्ट कमिंग है वो पार्टी को, फर्म को डायरेक्ट इंटीमेट कर दी जाएगी और अपीलाट अथॉरिटी है उसको भी बता दिया जाएगा। फर्म है वो स्वतंत्र है, अपीलाट अथॉरिटी में जा सकती है और री रजिस्ट्रेशन या कंसिडरेशन के लिए अपना एप्लीकेशन दे सकती है। 7वां पॉइंट है इट शुड बी मेंशन्ड इन द लेटर ऑफ रजिस्ट्रेशन दैट द रजिस्ट्रेशन इज वैलिड फॉर ए पीरियड ऑफ 1 to 3 years। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो रजिस्ट्रेशन है वो 1 से लेकर के 3 साल तक वैलिड होता है, उससे ज्यादा नहीं होगा। 8th, all registered suppliers should be allocated a unique registration number। The registered firm may be exempted from EMD। प्रत्येक रजिस्टर्ड सप्लायर है उनको एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा और ये EMD से मुक्त रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रेड्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सप्लायर्स। हम पढ़ रहे हैं लास्ट पॉइंट, आज का लास्ट पॉइंट है
हमने शुरुआत में चर्चा करी थी। सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में सबसे पहला था कोड ऑफ इंटीग्रिटी फॉर पब्लिक प्रोक्योरमेंट एंड इंटीग्रिटी पैक्ट। दूसरा डेवलपमेंट ऑफ न्यू सोर्सेज एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ सप्लायर्स। और तीसरा है हॉलीडे लिस्टिंग, रिमूवल फ्रॉम द लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड सप्लायर्स एंड बैनिंग डिबारमेंट ऑफ हम। तो ये तीसरा पॉइंट हम यहाँ पर कर रहे हैं। इसमें डिबारमेंट या बैनिंग है, रिमूवल है, वो 3 कैटेगरी बनाई गई है। तो सुनिए क्या बताया गया है। फॉलोइंग ग्रेड्स ऑफ डिबारमेंट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन एंड पार्टिसिपेशन इन प्रोक्योरिंग एंटिटी कैन बी कंसीडर्ड अगेंस्ट डिलिंक्वेंट बिडर सप्लायर्स। फर्स्ट कैटेगरी है हॉलीडे लिस्टिंग, टेम्परेरी डिबारमेंट और सस्पेंशन। इन लेस serious cases, a supplier may be temporarily debarred up to 12 months without the firm's name being removed from the list of registered vendors। तो कुछ समय के लिए निलंबन कर दिया जाएगा और ये निलंबन है वो 12 महीने से अधिक नहीं हो सकता। साथ में फर्म है रजिस्टर्ड सप्लायर की लिस्ट में रहेगा, उसको अलग नहीं किया जाएगा। तो ये टेम्परेरी हॉलीडे है, छुट्टी पर भेजना एक तरीके से है। दूसरी कैटेगरी है डिबारमेंट की, रिमूवल फ्रॉम लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड वेंडर्स ड्यू टू सीवियर डेफिशिएंसीज। यहाँ पर अपराध बड़े होते हैं या कमियां ज़्यादा बड़ी होती है। इन परफॉर्मेंस और अदर सीरियस ट्रांसग्रेशंस, डिबारमेंट ऑफ ए डिलिंक्वेंट सप्लायर फॉर ए पीरियड ऑफ time 1 to 2 years from the procuring entity's procurements with the removal of name from the list of registered vendors। तो 1 से लेकर के 2 साल तक उनको रिमूव कर दिया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा। रजिस्टर्ड लिस्ट में उसका नाम भी नहीं रहेगा, परंतु 2 साल से ज़्यादा ये बैनिंग है वो नहीं है। तीसरी कैटेगरी है banning from ministry wide procurement for serious transgressions of CIPP। A delinquent supplier may be banned, debarred from participation in a procurement process of any procuring entity for a period not exceeding 3 years commencing from the date of debarment। मतलब ज़्यादा बड़े घपले होने पर इनको परमानेंटली बैन कर दिया जाता है। बैन की प्रोसेस क्या है कि एक डिपार्टमेंट में बैन किया है तो दूसरे डिपार्टमेंट में भी वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, या कहने का मतलब है कि पूरे देश में उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। परंतु ये ब्लैक लिस्टिंग, डिबारमेंट, बैनिंग है वो 3 साल से ज़्यादा नहीं होगी। तो इस तरीके से प्रोक्योरमेंट प्रोसेस का पार्ट 3 कंप्लीट कर लिया है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं बहुत जल्दी लेकर आ रहा हूँ पार्ट 4 प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स, जिसमें हम टेंडर प्रोसेस है, कितनी पार्टीज होते हैं, कितने तरीके के टेंडर होते हैं, ईएमडी कितने परसेंट होती है, बिड सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी कितने परसेंट होती है, कितने दिनों तक उसको वापस लौटाना होता है, ये सारी चीज़ें चर्चा करेंगे। तो अगले वीडियो के लिए इंतज़ार करते रहिए। और अगर आप एकेडमिक पार्ट करना चाहते हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट में जाइए, एमसीक्यू ऑन सीडीपी में सारे वीडियोज हैं वो अवेलेबल हैं, आप उनसे पढ़ाई कर सकते हैं। साथ में ही दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स है वो अवेलेबल है चैनल पर। प्लेलिस्ट में जाइए और अपने अलग अलग पार्ट्स हैं उनको प्रिपेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।